Welcome to my channel Humanity Studies. This is the part 4 of this chapter, Brick Beats and Bones, the Harappan Civilization. So far in the previous parts we have studied that what are the distinctive features of Harappan civilization and what distinctive artifacts they have used, what material they have used. Now there is another part of the story which shows how Harappan civilization is discovered through archaeologists. So our today's part is discovering the Harappan civilization. So far we have examined the facet of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of the fascinating history. अभी तक जो है हमने पढ़ा है कि हरप्पन सिविलाइजेशन की चीज़ों से आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया है कि वो क्या क्या चीज़ें करा करते थे, क्या उनके फीचर्स थे, क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स थे। तो उनकी पाई हुई चीज़ों से उन्होंने पता लगाया है। हाउएवर देयर इज़ अनदर स्टोरी एज वेल। अब इसका दूसरा भाग भी है, दूसरी स्टोरी भी है जो मेनली बताती है कि अबाउट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द सिविलाइजेशन। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि हाँ हरप्पा नाम की भी एक सिविलाइजेशन थी इंडिया में, जो कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन थी। अब कैसे पता चला? व्हेन हरप्पा सिटी फेल इनटू रूइन। अब हरप्पा सिटी जो थी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई थी। लोग जो थे उसके बारे में ग्रेजुअली भूल गए थे, क्योंकि न्यू ग्रुप ऑफ पीपल बिगेन टू सेटल एट दैट प्लेस वेयर हरप्पा वर्स वन टाइम यूज्ड एज अ सिविलाइजेशन. So when men and women began living in the area, millennium year. Now a millennium year passed after Harappa fell into ruin. People forgot about it and people started living there. Now they did not know what to make a strange artifact that occasionally surfaced. अब उनको जो है कभी कभी खुदाई करते वक्त मिला आर्टिफैक्ट वगैरह हरप्पा के मिले। अब लोग जो थे वो जानते नहीं थे कि हरप्पन सिविलाइजेशन का क्या लेना देना था, मतलब हरप्पा नाम की भी एक सिविलाइजेशन थी, लोग नहीं जानते थे। तो उनको ऐसे ही कभी कभी काम करते वक्त, प्लोइंग करते वक्त या डिगिंग करते वक्त जो थे उनको अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स मिले थे। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थे। अभी हमने हरप्पा के बारे में पढ़ा था कि इसके जो आर्टिफैक्ट्स थे बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थे। तो यही था कि लोगों को मिले थे। अब लोगों ने जो था आर्कियोलॉजिस्ट तक ये आर्टिफैक्ट्स वगैरह पहुंचाए थे। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट वाज कनिंगम्स कन्फ्यूजन। नाउ हु इज़ कनिंगम? कनिंगम इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, मीन्स आर्कियोलॉजिकल Survey of India's first director general, who began archaeological excavation in mid-19th century. Now at that time archaeologists used mainly written words. They mainly preferred text or inscription to use as a guide to investigation or excavation. In fact, Cunningham's main interest was in the archaeology of early history. He preferred early history for excavation sites now and later periods. He used the account left by Chinese Buddhist pilgrims who have visited the subcontinent between the 4th and the 7th century. It is the most important question that CBSE many times asked, that what account did Cunningham used at that time. तो कनिंगम ने जो था चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का जो था उस टाइम पे अकाउंट को फॉलो करा था। अब जो कनिंगम था उसने इन सबको कलेक्ट करा, उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करा और इंस्क्रिप्शंस को जो था ट्रांसलेट करा था। ठीक है, जब उसका सर्वे वो कर रहा था इस साइड का सब कॉन्टिनेंट में। नाउ जब उसने एक्सकावेट करनी स्टार्ट करी, यानी कि अच्छे से डिगिंग वगैरह स्टार्ट करी, एक्सकावेट करनी स्टार्ट करी उस साइड को, ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। उसको ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि उसके हिसाब से कल्चरली इम्पॉर्टेंट थे, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड थे। Cunningham excavated many of the artifacts he recovered and he think that they had some cultural value related to Indian subcontinent. Now site like Harappa was not the part of the itinerary of Chinese pilgrims, mean उनकी यात्रा का ही वो पार्ट नहीं था। अब basically Cunningham was totally dependent on the text status accounts that is left by the Chinese Buddhist pilgrim. So Harappa did not fit neatly within the framework of investigation because Harappa at that time was not recovered as a early historic city.
Now, so although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century, अगर कनिंगम को पता चल जाता कि हरप्पा जो है वो किस टाइम ऑफ फ्रेमवर्क से बिलोंग करता है, तो हरप्पन के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो 19th सेंचुरी में ही मिल जाते। एंड सम ऑफ दीज रीच्ड कनिंगम। अब लोगों ने जब डिगिंग करी, लोगों ने जब एक्सकावेट करे थे प्लोइंग के थ्रू, या फिर उनको कुछ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स मिले थे हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, उन्होंने कनिंगम को दिए थे। दे हैव सम ऑफ दीज हैव रीच्ड कनिंगम, बट कनिंगम डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर। कनिंगम से ये कन्फ्यूजन हो गई, कनिंगम जो था वो पहचान नहीं पाया कि हरप्पा के जो आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो कितने ज़्यादा ओल्ड हैं। इंग्लिश मैन ने भी कनिंगम को हरप्पा की सील दी थी उस टाइम पे, बट कनिंगम जो था वो अनसक्सेसफुल रहा हरप्पा की सील को एक पर्टिकुलर अर्लीस्ट टाइम फ्रेम में पुट करने में, क्योंकि उसने हरप्पा की सील को, सबसे बड़ी गलती कनिंगम से क्या हुई कि उसने हरप्पा की जो सील थी उसको उस टाइम फ्रेम में प्लेस कर दिया था जिससे वो फेमिलियर था। यानी कि जो बाकी आर्कियोलॉजिस्ट थे वो सोचते थे कि इंडिया की जो सिविलाइजेशंस थी उसकी शुरुआत कैसे होती है, गंगा वैली से होती है। इंडस वैली तो बाद में डिस्कवर हुई है, तो सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ये सोचते थे कि गंगा वैली से ही जो है इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। कनिंगम से भी यही गलती हो गई कि वो गंगा वैली से नोन था, तो उसने उसको उसी टाइम फ्रेम में डाल दिया था हरप्पा की सील को। This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. Given his specific focus, उसका specific focus हरप्पा था ही नहीं बल्कि गंगा वैली था, तो it is not surprising that he missed the significance of Harappa. So basically, Kaningam failed to realize the significance of Harappa at that time. Till now we have studied that many of the Harappan seals have reached to Kaningam at that time in the mid-19th century, but he failed to realize the significance of Harappan civilization at that time. Now a new world civilization. In the decades of the 20th century, many of the seals was discovered at Harappa by the archaeologist named Dayaram Sahani in the layers that were definitely older than early historic levels. यानी कि गंगा सिविलाइजेशन से, गंगा वैली सिविलाइजेशन से भी प्रायर हमको अब एक सिविलाइजेशन मिल गई थी which is older than early historic levels at that time. Now its significance began to realize at that time in the mid 20th century. Harappan civilization significance have started be realized by the archaeologists. Now another archaeologist, Rakhaldas Banerjee, have found the similar seals at Mohenjo-daro, which is leading at the conjecture. अब ये जो थी एक conclusion निकाली archaeologist ने कि मोहिंजो-दारो और हरप्पा में जो seals मिली हैं that belong to a single archaeological culture. एक ही कल्चर से बिलोंग करती है, कोई अलग अलग कल्चर से नहीं है बल्कि एक प्रॉपर कल्चर से बिलोंग करती है। Now based on these sites, these finds, in 1924 John Marshall, Director General of ASI Archaeological Survey of India, announced the discovery of new civilization in the Indus Valley to the world. मतलब कि इंडस वैली को फिर इंट्रोड्यूस करा गया पूरे वर्ल्ड के सामने कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट जो थी वो इंडस वैली है, ना कि गंगा वैली। Now as S.N. Roy noted in the story of the Indian archaeology, Marshall left the India 3000 year older than he had found her. मतलब कि इंडिया को जो था मार्शल ने छोड़ दिया था 3000 साल पहले। दिस वॉज बिकॉज सिमिलर, अब ये चीज़ सिमिलर क्यों होती है, बिकॉज टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील वर फाउंड एट एक्सकावेशन ऑफ मेसोपोटामियन साइड। मेसोपोटामियन में भी एक ऐसी सील मिली जो कि अनआइडेंटिफाइड थी, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करती थी। वो तो अब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला ना कि हाँ हरप्पा नाम की भी एक सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली नाम की भी एक सिविलाइजेशन थी। Now it was then that the world knew not only of the new civilization but also one contemporaneous with the Mesopotamia. वो तो अब जाके वर्ल्ड को जो है पता चला है कि एक नई सिविलाइजेशन है जो कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट थी और मेसोपोटामिया के टाइम की थी, यानी कि कंटेम्प्रेरी थी मेसोपोटामिया से। Now what is important to study about the John Marshall? John Marshall as a Director General of ASI marked a major change in the Indian archaeology. Many times CBSE asked the question of John Marshall.
what changes John Marshall have bring to the Indian archaeology. Now he was the first professional archaeologist. Professional means he brought with himself the experience of working in the Greece and Crete in the field, in the archaeological field. More importantly, though, like Cunningham, John Marshall was too interested in the pattern of everyday life. मतलब कि खाली ये नहीं जानना था आर्कोलॉजिस्ट को कि स्पेशल ओकेशन पे वो लोग कैसे अपने कल्चरल वैल्यूज़ रखते थे, बल्कि वो लोग एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उस टाइम के लोगों के बारे में इंटरेस्टेड थे. नाउ मार्शल टेंडेड टू एक्सकावेट अलॉन्ग द रेगुलर हॉरिजॉन्टल. अब मार्शल जब भी खुदाई करने जाता था, डिग करने जाता था, तो वो क्या करता था, एक रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स को ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में जो था खुदाई स्टार्ट करता था. नाउ ही क्लियरली इग्नोर्ड द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट. अब पहले क्या होता है कि खुदाई करने से पहले स्ट्रैटिग्राफी पढ़ी जाती है साइट की, कि साइट्स की कितनी लेयर्स हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर है उस लैंड का. तो ये चीज़ उसने क्लियरली इग्नोर कर दी थी और उसने हॉरिजॉन्टल वे में खुदाई करनी स्टार्ट कर दी थी लैंड की. नाउ दिस मीन दैट द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर. सेम यूनिट मतलब कि अगर एक जगह से पर्टिकुलरली उसको ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उसको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो उसने एक ही साथ उनको इकट्ठे ग्रुप कर दिया था. ये गलती कर दी थी, इकट्ठे ग्रुप कर दिया था, इवन इफ दे वर फाउंड एट द डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर. अब स्ट्रैटिग्राफिकल लेयर क्या होती है कि देखो, जैसे कि अब ये एक पर्टिकुलर लैंड का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. अब ये इसकी लेयर्स हैं. अब उसने ये चीज़ इग्नोर कर दी, उसने हॉरिजॉन्टल वे में कर दिया और जितने भी उसको इनसे मिले सबको एक ही साथ उसने ग्रुप कर दिया था. अब लेयर्स क्या हैं कि अगर वो पहली लेयर में मिला है, तो उनको इकट्ठे ग्रुप करना था. अगर वो पहली लेयर में मिला है तो वो जो है वो पुराना आर्टिफैक्ट है, और अगर वो ज़मीन के बहुत नीचे वाली लेयर में मिला है तो वो अर्लीस्ट है. अर्लीस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना आर्टिफैक्ट है. ऊपर मिला है तो वो रीसेंट होगा, ठीक है, उससे जो है वो बाद का होगा. तो ये था जॉन मार्शल ने जो करा था कि वो हॉरिजॉन्टल वे में करता था और बेसिकली वो इग्नोर कर देता था स्ट्रैटिग्राफी, जिसकी वजह से जो था वैल्यूएबल जो था उस टाइम पे आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उनकी इंपॉर्टेंस लॉस्ट हो चुकी थी. नाउ R.E.M. Wheeler, who became the Director General of ASI in 1944, he rectified the problem. He identified the problem. He recognized the importance to follow the stratigraphy of a particular mound rather than digging it mechanically, rather than digging it at the uniform horizontal lines. Now, R.E.M. Wheeler is an ex-army brigadier who brought his military experience to the precision of the archaeology. He recognized the problem and helped to find out the measures to follow the stratigraphy. Now it is clear that the frontiers of the Harappan civilization have no connection with the present day national boundaries, because India have now have been partitioned into India and Pakistan, and however the partition of the subcontinent and the creation of the Pakistan, now major of the Harappan sites are now in the Pakistan territory. So the biggest challenge for the Indian archaeologists was to locate Harappan sites in India as well. Now many extensive surveys were carried out in Kutch, has revealed that many of the numbers of Harappan settlements in India, and many of the explorations were carried in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites in India. While Kalibangam, Lothal, Rakhigadi and most recently Dholavira have been discovered in India, explored and excavated, time to time digged. As a part of these efforts, fresh explorations continues. Now over the decades, new issues have taken place. Now new issues have become important. Some archaeologists are often keen to know about the cultural pattern of the people of that time. Now others try to understand the logic that is underlying the location of a specific site. Now artifacts have been recovered from many specific sites, so they want to know the culture practices they have performed at that time. They also grapple with the wealth of the artifacts. Now artifacts of that time are really expensive in today's time.
So they try to figure out the functions these may have served at that time. What functions, for which purpose these artifacts were used at that time. Archaeologists want to know. Since the 1980s, there were growing international interest in Harappan archaeology as well. Now, specialists from subcontinent and abroad joined the excavations at both Harappa and Mohenjo-daro. They are using modern techniques, modern scientific techniques, including surface exploration. Surface exploration is a technique where they use tracks, helicopters, and some of the modern techniques to know about the traces of the clay, stones, and particular artifacts, particular animal or plant remains as well. Now, these exploration promise to yield an interesting result in the future. Now the next topic is that what are the problems that are faced by the archaeologists to piercing together the past of the Harappan civilization. Now, as we have studied till that it is not the Harappan script that helped in understanding the ancient civilization. Harappan civilization remained undeciphered till the date. Archaeologists have failed to recognize that what language the Harappan used in their particular scripts. Rather, it is the material evidences which is used, which allows the archaeologist to reconstruct the Harappan civilization daily life purposes. Now, this material can be of many types. It can be pottery, it can be tools, ornaments, or household objects that are found at the excavation site. Now, organic materials such as clothes, leather, wood generally decompose, especially in the tropical region, because Harappan civilization is the earliest civilization. So what survives are stone. What survived about Harappan civilization is the stone, burnt clay, or the metal they have used. Now it is also important to recognize that only broken or useless objects have been thrown away. वही चीज़ें फेंकी जाती थी जो टूट जाती थी या फिर जो यूजलेस चीज़ें होती थी. Now other things would have probably have been recycled. जो चीज़ें यूज़ होने लायक थी उनको वो यूज़ कर लिया करते थे. Now consequently valuable artifacts that are found intact were either lost. ज़्यादातर जो valuable artifacts जो थे हरप्पन civilization से related या तो वो खो चुके हैं या तो वो कभी मिले ही नहीं हैं. They have never retrieved. In the other words, such finds are accidental rather than typical. Now archaeologists have recovered many artifacts from the Harappan civilization. Now the main task for the archaeologists at that time was to classify these finds. One of the first principle and the simple principle of this classification was the type of the material they have used, such as what type of material. It is a stone, it is a clay, metal, bone, or ivory. The second and the more complicated was which functions did it perform at that time. Archaeologists have to decide whether, for instance, for which purpose the artifact is basically used. Artifact is a tool or used as an ornament purpose, or both, or something meant for a ritual purpose. Now an understanding of a function of an artifact is often shaped by its resemblance with the present day things. Now basically जैसे present day things में जो चीज़ें आज की चीज़ें जो यूज़ होती हैं जिस पर्पस के लिए, वही उस टाइम पे भी शायद यूज़ हुआ करती होंगी. फॉर एग्जांपल बीड्स, कॉइन्स, स्टोन ब्लेड्स एंड पॉट्स. अब पॉट्स आज किस बेसिकली यूज़ होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वही उस टाइम पे भी यूज़ होते होंगे. स्टोन ब्लेड्स जो हैं वो आज किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, उस टाइम पे भी उसी फंक्शन के लिए यूज़ होते होंगे. अब दूसरा तरीका क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग. इन्वेस्टिगेट करने से उन्होंने समझा कि जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट था वो कहाँ पे मिला है. क्या वो आर्टिफैक्ट घर पे मिला है या फिर ड्रेन में मिला है या फिर ग्रेव पे मिला है. अब जिस जगह पे मिला है उस जगह से ही रिलेटेड इम्पोर्टेंस उस आर्टिफैक्ट की होगी. Sometimes archaeologists have to take the records from the indirect method or to know that these particular things were used for which purpose. For instance, हम मान लेते हैं कि हरप्पन के जो साइट्स थी वहाँ पे कॉटन के ट्रेसेस जो थे कई साइड से मिले हैं.
अब क्लोथिंग पैटर्न को जानने के लिए ये नहीं है कि हम लोग खाली ट्रेसेस ढूंढे कि हाँ भाई किस कपड़े के ट्रेसेस मिल रहे हैं, नहीं। अब स्कल्पचर्स में जैसे डिपिक्शन बताई हुई थी बंदों की उस टाइम पे, तो किस टाइप की क्लोथिंग वो पहनते थे उस टाइम पे, तो वो डिपिक्शन को भी हम लोग प्रॉपरली उसको देख के पता लगा सकते हैं कि उनका क्लोथिंग का क्या स्टाइल था। तो ये नहीं है कि सीधा सीधा मेथड से ही सब कुछ पता लगाना एक पर्टिकुलर साइट के बारे में, बल्कि कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भी पता लगाया करते थे। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप अ टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हम अभी बताऊंगी कैसे यूज़ होते थे। नाउ जब पहली हड़प्पा की सील मिली थी तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ भी नहीं था अंदाज़ा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। जब उन्होंने टाइम फ्रेम से कंपेयर करा, मतलब कि मेसोपोटामिया से कंटेम्प्ररी थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो मेसोपोटामिया से जब हमने कंपेयर करा हड़प्पा की सील को, तब आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा पाए कि ये किस पर्पस के लिए थी, इसका कल्चरल सीक्वेंस था या फिर जो भी था। उन्होंने मेसोपोटामिया से कंपेयर करा और फिर हड़प्पा में भी वही सिमिलर चीज़, सिमिलर अंडरस्टैंडिंग रखी। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। The problems of archaeological interpretation are perhaps most evident in the attempts to reconstruct the religious practices of Harappan civilization. Now, archaeologists mainly want to reconstruct the religious practices of Harappan people, what religion they have followed and what practices they have used. So, early archaeologists thought that certain objects विच आर अनयूजुअल और अनफेमिलियर, या तो वो कुछ अलग तरीके के हैं या फिर उनसे हम लोग फेमिलियर नहीं है, दैट मे हैव सम टाइप ऑफ रिलीजियन सिग्निफिकेंस. नाउ दीज इंक्लूडेड अ टेराकोटा फिगरीन ऑफ वुमेन. दिस इज़ हेविली ज्वेल्ड, सम इलेबोरेट हेड ड्रेसेस, सिर पे भी इन्होंने कुछ पहना हुआ है, हेविली ज्वेल्ड है. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव बेसिकली रिगार्डेड दिस terracotta figurine as a mother goddess. Now, second, the rare stone statuary of a man was found in a standardized posture, seated with one hand on a knee. It is recognized as a priest king. Was also similarly classified. Now, in other instances, structures have been assigned a ritual significance. बहुत सारे structures को जो था ritual significance, religious significance से relate किया गया था. These includes great bath के बारे में हमने पढ़ा है, and fire altar that are found in the places at कालीबंगन and लोथल. अब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हड़प्पा के रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनकी सील्स को एग्जामिन करा, उनके रिचुअल सीन्स को फॉलो करा जो उस सील्स पे बने हुए थे, रिचुअल सीन्स देखे और उनको बहुत सारे मोटिव्स मिले. पहला मिला प्लांट मोटिव, जो कि उन्होंने किस चीज़ से इंडिकेट करा कि नेचर वर्शिप, जैसे कि आज भी लोग जो हैं वो कई प्लांट्स को पूजते हैं, तो शायद उस टाइम पे भी प्लांट्स को पूजा जाता होगा. कई एनिमल्स के मोटिव्स मिले, फॉर एग्जांपल एक हॉर्न वाले एनिमल का मिला जिसको यूनिकॉर्न डिपिक्ट किया गया, जिसको मिथ से रिलेटेड माना गया. नाउ अब एक क्या मिलता है, एक फिगर मिलती है योगिक पोस्चर में जो कि एनिमल से सराउंडेड थी. तो इनको आर्कियोलॉजिस्ट ने किस चीज़ की डिपिक्शन मानी थी, द डिपिक्शन ऑफ द प्रोटो शिवा, जो कि मेजर डाइटी थे हिंदुज़म के, हिंदुज़म से रिलेटेड मानी गई थी इस डिपिक्शन को. अब कई स्टोन के कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स मिले थे जिनको लिंगास क्लासिफाइड करा गया था आर्कियोलॉजिस्ट ने. बहुत सारी अजम्पशन से रिकन्स्ट्रक्शन करी गई थी हड़प्पा के रिलीजन प्रैक्टिसेस के बारे में, रिलीजन बिलीव्स के बारे में. अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो था मेनली क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, टू मूव फ्रॉम द नोन टू द अननोन. अब जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट जानते थे कि ये चीज़ प्रैक्टिस होती है, उस चीज़ को रिलेट करा था हड़प्पन सिविलाइजेशन से. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते थे. अब जैसे कि प्लांट के मोटिव्स मिले तो उन्होंने सोचा नेचर वर्शिप, जैसे कि आज होती है नेचर वर्शिप की करते हैं लोग, तो उस टाइम पे भी लोग करते होंगे. तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि नोन से जाएंगे अननोन में. जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसको कैसे पहचानेंगे, जिस चीज़ को जानते हैं उससे. नाउ फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट. वाइल दिस इज़ प्लॉजिबल इन सम केसेस, जैसे कि स्टोन के जो स्टोन से रिलेटेड कुछ पॉट्स मिलते हैं जो कि स्पेक्यूलेटिव थे, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजियस सिंबल मान के मतलब करा है.
अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे प्रोटो शिवा की सील को, तो हम ये पाएंगे कि जो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट था ऋग्वेदा, उसमें गॉड का नाम मेंशन किया हुआ था रुद्रा, जो कि अ नेम यूज्ड फॉर शिवा इन द पुरानिक ट्रेडिशंस। ठीक है, रुद्रा नाम के भगवान को मेंशन किया गया था। अब रुद्रा जी जो थे, ऋग्वेदा में यही डिपिक्शन दी गई है कि रुद्रा जी को कभी भी पशुपति की तरह डिपिक्ट नहीं किया गया है, मतलब ना ही वो एनिमल्स की तरह सराउंडेड रहते थे और ना ही वो योगिक पोस्चर से बिलोंग करते थे, जैसे कि प्रोटो शिवा सील में डिस्क्राइब किया गया है। तो क्या ये डिपिक्शन जो थी वो मैच होती थी रुद्रा जी से, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन थी, या फिर ये इसका भी कोई रिलीजन सिग्निफिकेंस था जो बाकी स्कॉलर्स ने सजेस्ट करा था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ही खाली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो है बताना था और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानना था, क्योंकि स्क्रिप्ट जो थी वो अनडेसिफर्ड थी टिल डेट। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।